यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो बहुत सारे बच्चों के ये डाउट आए। पहला रिवीजन लेक्चर, सॉरी पहला अमेंडमेंट लेक्चर आपने देखा होगा, ये दूसरा अमेंडमेंट लेक्चर है। तो पहले अमेंडमेंट लेक्चर में मैंने आपको असेसमेंट प्रोसीजर एज वेल एज द टैक्स रेट से रिलेटेड जो अमेंडमेंट थे, मेजर जो अमेंडमेंट था वो असेसमेंट प्रोसीजर में था, जो 147, 148, 149, उसके बाद में आपको 150 वगैरह मैंने पूरा आपको इन डिटेल एनालिसिस करवाया और इन डिटेल आपको समझाया। तो होप सो आपको वो पहला अमेंडमेंट लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब आप में से बहुत सारे बच्चों के डाउट आते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं ना, बहुत ज्यादा मतलब एकदम फास्ट जाना चाहते हैं जिंदगी में। वो लोग ये बोलते हैं कि सर अगर हम आपके नए वाले रिवीजन लेक्चर देख रहे हैं तो क्या हमको अमेंडमेंट लेक्चर देखने चाहिए क्या करके। ठीक है, मैं आपको बता दूं, आंसर इज, माय आंसर इज यस। आपको एक बार अमेंडमेंट लेक्चर देखना चाहिए अगर आपने ये नए बैच नहीं लिए हैं। अगर यू ऑलरेडी अटेंडेड माय मई नवंबर 2022 वाले बैचेस, फास्ट ट्रैक एज वेल एज द रेगुलर, तो आप लोगों को अमेंडमेंट देखने की जरूरत नहीं है। ये अमेंडमेंट उन लोगों के लिए है जो लोग जिन्होंने पहले बैचेस लिए थे और अब अमेंडमेंट कवर करना चाहते हैं, उनके लिए है। तो बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि सर अमेंडमेंट लेक्चर कितने आएंगे, क्योंकि आप अगर पहला लेक्चर देखेंगे 3 घंटे से ज्यादा था, ये सेकंड लेक्चर है, ये भी 3-4 घंटे का हो सकता है, थर्ड लेक्चर भी आ सकता है। तो 12-13 घंटे है वो अमेंडमेंट हमको देखने पड़ेंगे। मैं आपको बता दूं, आंसर इज यस। इस बार देयर आर अमेंडमेंट्स, और ऐसे ऐसे अमेंडमेंट है ना, मार्केट में लोगों को समझ में ही नहीं आ रहे। आप देखोगे करके, ठीक है, मार्केट में लोगों को समझ में ही नहीं आ रहे, और उसके लिए मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाए हैं। अगर आप कॉम्पैक्ट में देखते होंगे तो हर अमेंडमेंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस मिलेंगे, और बड़ी मेहनत की है। और आप ये अमेंडमेंट देख के जाना, बिकॉज एग्जामिनर आपको टेस्ट कर सकता है। और सीए फाइनल का जब एग्जाम होता है ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस है वो अमेंडमेंट से आते हैं। तो मेरा मानना यह है कि आप अमेंडमेंट लेक्चर देखिए, और अमेंडमेंट लेक्चर देखने के बाद में फिर आप रिवीजन लेक्चर देखिए, तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा करके। ठीक है, मैं ऐसा बोल के आगे नहीं जा सकता कि नहीं नहीं ये अमेंडमेंट काम का नहीं है, नथिंग लाइक दैट। ऑब्वियसली सब चीजें काम की है और सब चीजें आपको देखनी है। ठीक है, चलिए। आज हम ट्राई करेंगे कुछ प्रोसीजरल पार्ट के अमेंडमेंट्स पढ़ने का। कैपिटल गेन है, पीजीबीपी है, ट्रस्ट टैक्सेशन है, बहुत सारे अमेंडमेंट्स है, तो आज अपन देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो अपन लोग स्टार्ट करते हैं। वो कहां से करते हैं? पीजीबीपी से। और पीजीबीपी की अगर मैं बात करूं तो पीजीबीपी में एक सबसे पहला अमेंडमेंट है, वो ये आया है डेप्रीशिएशन की। अगर मैं बात करूं तो आपको डेप्रीशिएशन जो अलाउ होता है, वो डेप्रीशिएशन कौन सी असेट पे अलाउ होता है? 4 क्लास की असेट होती है। कौन कौन सी? एक तो तुम्हारी 4 क्लास की असेट में एक बिल्डिंग होती है, एक फर्नीचर है, एक प्लांटेड मशीनरी और एक इंटेंजिबल असेट है। अब एक बात समझना, इंटेंजिबल असेट में क्या क्या आता है। तो आज तक हम क्या बोलते थे, इंटेंजिबल असेट में आपके कौन कौन सी असेट आती है? पेटेंट, कॉपीराइट है, उसके बाद में ट्रेडमार्क है, लाइसेंस है, फ्रेंचाइजी है, ये इंटेंजिबल असेट में आता है। लेकिन सर क्वेश्चन ये आता है कि सर गुडविल पे डेप्रीशिएशन मिलता है या नहीं, क्या गुडविल डेप्रीशिएबल असेट है या नहीं? मैं बताऊं, पहले इसको लेके कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू थे, और बहुत सारे कोर्ट्स ने ऐसा बोला हुआ था। और लास्ट ईयर ऐसे 3 केस लॉ थे, जिस केस लॉ में ये बोला हुआ था गुडविल इज अ डेप्रीशिएबल असेट एंड यू कैन क्लेम द डेप्रीशिएशन ऑन गुडविल। गुडविल पे डेप्रीशिएशन मिलता था। लेकिन इस बार निर्मला सीतारमण जी ने अमेंडमेंट कर दिया, और निर्मला सीतारमण जी ने बोला कि अब गुडविल पे कोई आपको डेप्रीशिएशन नहीं मिलेगा। ऑन गुडविल डेप्रीशिएशन इज नॉट अलाउड। आपको कोई भी गुडविल पे डेप्रीशिएशन नहीं मिलेगा। गुडविल भले वो बिजनेस का है या प्रोफेशन का है, वो आपके इंटेंजिबल असेट में नहीं आएगा, उस पे डेप्रीशिएशन नहीं मिलेगा। तो इस साल से अमेंडमेंट हुआ कि गुडविल पे डेप्रीशिएशन नहीं मिलेगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 4 पे आइए, ऑन द पेज नंबर 111। Intangible asset include know-how, patent, copyright, trademark, license, franchisee, or any other business or commercial right of the similar nature, but other than goodwill of the business or profession। जो business और profession का goodwill है, उस पे आपको depreciation नहीं मिलेगा। उन्होंने उसको exclude किया है। लेकिन सर depreciation नहीं मिलेगा, लेकिन पहले से already goodwill block में है, तो उसका क्या करेंगे? अभी थोड़ा थांबो, अभी उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब आप आ जाइए सीधा पेज नंबर, आपकी बुक में दे रखा है ऑन द पेज नंबर 115। कॉम्पैक्ट में 115 पे आइए, और 115 पे बहुत सारा ग्रीन कलर में दे रखा है, और यहां पे हम सीखने वाले हैं कि आपके ब्लॉक में अगर गुडविल है तो गुडविल पे अब डेप्रीशिएशन नहीं मिलेगा। और मैं बताऊं, इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंडमेंट किया है लास्ट ईयर से, कि प्रीवियस ईयर 2021 से कोई डेप्रीशिएशन नहीं मिलेगा। तो इस केस में क्या होगा, कैसे होगा? तो चलो हम यहां से पढ़ना चालू करते हैं। चलिए, इस साल से एक अमेंडमेंट हुआ, और वो अमेंडमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, पहले क्या होता था कि जो भी तुम्हारा गुडविल होता था, गुडविल ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन,
ये गुडविल के केस में क्या होता था कि गुडविल अगर आपने परचेज किया हुआ है, क्योंकि भैया आजकल सेल्फ जनरेट तो हो ही नहीं सकता, गुडविल अगर परचेज किया हुआ है तो इस गुडविल के केस में आपको डेप्रीशिएशन मिलता था, बिकॉज ऐसे बहुत सारे हाईकोर्ट के जजमेंट्स भी थे और बोलते थे कि गुडविल के केस में आपको डेप्रीशिएशन मिलेगा। तो गुडविल के केस में डेप्रीशिएशन मिलता था और गुडविल कौन से ब्लॉक का पार्ट बनती थी? इनटेंजिबल असेट का। और इनटेंजिबल असेट्स पे आपको डेप्रीशिएशन मिलता है 25% की रेट से, 25% की रेट से डेप्रीशिएशन इनटेंजिबल असेट्स पे आपको मिलता है। तो गुडविल जो पार्ट था वो इनटेंजिबल असेट का पार्ट थी और गुडविल के केस में डेप्रीशिएशन मिलता था। इस बार क्या हुआ, निर्मला सीतारमण जी ने अमेंडमेंट कर दिया और निर्मला सीतारमण जी ने फाइनेंस एक्ट 2021 से इन्होंने अमेंडमेंट किया। लेकिन बेटा ये जो अमेंडमेंट की एप्लीकेबिलिटी है, ये एप्लीकेबिलिटी आपकी लास्ट ईयर से है, मींस असेसमेंट ईयर 21-22 से है। असेसमेंट ईयर 21-22 से है, इसका मतलब मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर 2021 से है। प्रीवियस ईयर 2021 से इसकी एप्लीकेबिलिटी है। और अब यहां पे निर्मला सीतारमण जी बोलती है कि प्रीवियस ईयर 2021 से, इस प्रीवियस ईयर से मींस लास्ट प्रीवियस ईयर से आपको जो भी गुडविल है ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, इस पे आपको डेप्रीशिएशन अलाउ नहीं होगा। इस पे आपको डेप्रीशिएशन है वो डेप्रीशिएशन अलाउ नहीं होगा। इस पे आप डेप्रीशिएशन है वो डेप्रीशिएशन नहीं ले सकते। ये कब से नहीं ले सकते हैं? ये नहीं ले सकते हैं लास्ट प्रीवियस ईयर से, दैट इज प्रीवियस ईयर 2021 से। अब आप गुडविल ऑफ बिजनेस एंड गुडविल ऑफ प्रोफेशन पे आप डेप्रीशिएशन नहीं ले सकते। लेकिन सर एक बात बताइए, हम कैसे अलग करेंगे उस गुडविल को? हम उसको अलग कैसे करेंगे? गुडविल को हम ब्लॉक में से अलग कैसे करेंगे कि भैया चलो ये गुडविल वाला पार्ट है, आपने बोला कि इस पे डेप्रीशिएशन नहीं मिलेगा, बट ब्लॉक जो होता है वो तो इनटेंजिबल असेट का ब्लॉक होता है। इनटेंजिबल असेट में गुडविल ऑफ बिजनेस भी हो सकता है, उसके अंदर पेटेंट भी है, कॉपीराइट भी है, ट्रेडमार्क भी है, फ्रेंचाइजी लाइसेंस, बहुत सारी चीजें हैं वो उसमें हो सकती है। तो सर एक बात बताइए, ब्लॉक तो एक होता है इंटेंजिबल असेट का, उसमें से हम गुडविल को अलग कैसे करेंगे, सेग्रीगेट कैसे करेंगे? तो यहां पे लॉ मेकर्स क्या बोलते हैं समझने की कोशिश करना। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, लास्ट ईयर से ही नहीं मिलेगा डेप्रीशिएशन, लास्ट ईयर से ही डेप्रीशिएशन नहीं मिलेगा। तो इन्होंने बोला कि जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल आपकी लास्ट ईयर की ओपनिंग WDV जो है वो 25 लाख है ब्लॉक की। लास्ट ईयर की ओपनिंग WDV 25 लाख है और ये ब्लॉक जो है ये इनटेंजिबल असेट्स का ब्लॉक है। और इस ब्लॉक में फॉर एन एग्जांपल आपकी इस ब्लॉक में 2-3 असेट है। इसमें हो सकता है आपके पास पेटेंट भी है, इसमें आपका गुडविल भी है, इसमें आपका कोई कॉपीराइट भी है। ये सब मिला के ब्लॉक का ओपनिंग WDV है 25 लाख है और ये ओपनिंग WDV है 1 अप्रैल 2020 को, मींस लास्ट ईयर। तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि भैया अब तो आपको गुडविल पे डेप्रीशिएशन मिलेगा ही नहीं, तो आप एक काम करिए, ये जो WDV है इस WDV में से आप गुडविल की WDV को अलग कर दीजिए। अब उस पे आपको डेप्रीशिएशन नहीं मिलेगा। आप 1920 प्रीवियस ईयर तक लेते थे बट अब आपको नहीं मिलेगा। लेकिन सर क्वेश्चन ही आता है कि मैं कैसे अलग करूं, कैसे इसमें से अलग करूं कि गुडविल का WDV इतना है उसको अलग कैसे करूं? तो यहां लॉ मेकर्स बोलते हैं एक काम करिए, पहले आपने गुडविल खरीदा कब था तब से लेके आप ऐसे डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करिए जैसे गुडविल इज द ओनली असेट इन द ब्लॉक ऑफ असेट, और जो भी उसकी वैल्यू आती है उस वैल्यू को फिर हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक में से अलग कर देंगे। जैसे आई कैन टेक अ एग्जांपल कि ये WDV जो है ये तो 1 अप्रैल 2020 की है, लेकिन हमने क्या किया, एक गुडविल खरीदा था और वो गुडविल हमने जो परचेज किया था, गुडविल हमने परचेज किया था वो मान लो 19 फेब 2016 में किया था और वो गुडविल जो था वो सपोज 12 लाख रुपए का था। तो एक बात बताइए, आप पहले उस पे ऐसे डेप्रीशिएशन कैलकुलेट कर लीजिए जैसे गुडविल जो है वो ओनली असेट इन द ब्लॉक ऑफ असेट है। तो एक बात बताओ मुझे, अगर 19 फेब 2016 को गुडविल परचेस किया था तो आप एक काम करिए, इसमें से डेप्रीशिएशन लेस करिए पहले प्रीवियस ईयर 15-16 के लिए,
उसके बाद आप प्रीवियस ईयर 16-17 के लिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर 17-18 के लिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर 18-19 के लिए, और उसके बाद प्रीवियस ईयर 19-20 के लिए, क्योंकि अब आगे आपको 20-21 प्रीवियस ईयर से, प्रीवियस ईयर 2021 से आपको गुडविल पे डेप्रीशिएशन नहीं मिलेगा। तो आप मुझे बोले कि मैं कैसे कैलकुलेट करूं, तो एक काम करिए ना, आपका 12 लाख का गुडविल था, 25% का डेप्रीशिएशन रेट है, तो आप एक काम करिए, जैसे पहले साल का आपका 3 लाख आ गया, उसके बाद में आपके दूसरे साल का 25% आपका 2,25,000 आ गया, इसको लेस कर दीजिए, तीसरे साल का 25% आपका 168,750 आ गया, उसको लेस करिए, चौथे साल का 25% आपका 126,563 आ गया। ओ सॉरी आई मेड द मिस्टेक, पहले साल का आपको हाफ रेट से मिलेगा ना, पहले साल का आपको हाफ रेट से मिलेगा, क्योंकि यहां पे आपका देखिए आपका लेस देन 180 डेज है, तो लेस देन 180 डेज है, तो पहले साल का आपको हाफ रेट से मिलेगा। तो आप एक काम करिए, 12 लाख का आप सबसे पहले निकालिए 12.5%, सो 12.5% कम्स टू द, आपका कितना आता है, 1,50,000 आता है। हाँ भाई, फर्स्ट ईयर का हाफ, यस 1,50,000, सॉरी आई मेड द मिस्टेक। तो जो बचा उसका 25%, कितना निकाला मैंने, 12 लाख का 12.5%, सही है, 1,50,000, या जो बचा उसका 25%, 262,500 लेस करिए, जो बचा उसका 25%, 196,875, जो बचा उसका 25%, 147,656, जो बचा उसका 25%, 110,740, तो जो बचा आपका 332,227 बच गया। तो ये आपका जो है, ये जो आपका है, ये आपका आ गया WDV किसका, गुडविल का। तो आपको क्या करना है, अब ये जो आपका WDV रहेगा इस साल का, इस साल का मतलब प्रीवियस ईयर 21-22 का, सॉरी प्रीवियस ईयर 20-21 का, तो प्रीवियस ईयर 20-21 में आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर 20-21 में आपको क्या करना पड़ेगा, क्या देखिए, इस साल का जो परचेज होगा वो परचेज को आप ऐड करेंगे, लेकिन गुडविल को तो ऐड करेंगे ही नहीं। अगर प्रीवियस ईयर 2021 में आपने कोई गुडविल खरीदा तो गुडविल को ऐड नहीं करेंगे, गुडविल को छोड़ के बाकी कोई इंटेंजिबल असेट खरीदी है तो वो आप ब्लॉक में ऐड कर देंगे। इसमें से अगर कोई सेल किया असेट करके, ठीक है, तो वो आप लेस कर देंगे, और जो भी लेस, इसमें एक और चीज लेस होगी, दैट इज द WDV ऑफ गुडविल। तो जो गुडविल का WDV था उसको आप हटा दीजिए ब्लॉक में से, 332,227, और जो बचेगा अब इस साल का ये WDV रहेगा, और ये जो WDV रहेगा दैट्स कम्स टू द 21,67,773, और इस पे अब आपको डेप्रीशिएशन मिल जाएगा 25% की रेट से। अब इस पे आपको डेप्रीशिएशन है वो आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहां तक मैं ऐसे कंक्लूड कर लूं कि देखिए यहां पे निर्मला सीतारमण जी ने एक अमेंडमेंट किया, और अमेंडमेंट ये है कि भैया पहले क्या होता था, गुडविल पे आपको डेप्रीशिएशन मिलता था, डेप्रीशिएबल असेट थी, बट इन्होंने एक फाइनेंस एक्ट 2021 से अमेंडमेंट किया, बट दिस अमेंडमेंट इज एप्लीकेबल फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 ऑल्सो, मींस रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है आपका प्रीवियस ईयर 20-21 से। और ये अमेंडमेंट ये बोलता है कि अगर आपका गुडविल ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन है उस पे अब डेप्रीशिएशन अलाउ नहीं होगा, लेकिन ब्लॉक में अगर मान लो गुडविल है तो उसको कैसे अलग करेंगे, तो उसको अलग करने के लिए गुडविल पे आप ऐसे डेप्रीशिएशन 1920 तक कैलकुलेट कर लीजिए जैसे गुडविल ओनली असेट इन द ब्लॉक है, और डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करने के बाद जो भी ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू को आप इस ब्लॉक से हटा दीजिए, और बाकी वाले ब्लॉक है उस पे आपको डेप्रीशिएशन है वो प्रीवियस ईयर 20-21 में मिल जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब अपन कुछ चीजें इसमें पढ़ेंगे कि सर एक बात बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि ये WDV जो है वो इससे ज्यादा आ जाए? क्या इज इट पॉसिबल दैट कि ये जो WDV अपन गुडविल का जो अलग कर रहे हैं ब्लॉक में से, ये अगर इस 25 लाख से ज्यादा आ जाए, क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? और अगर ऐसा होता है तो क्या कैपिटल गेन आएगा? क्या ऐसा होता है तो कैपिटल गेन आएगा या नहीं आएगा, वो अपन यहां पे समझेंगे। उसके लिए एक रूल दे रखा है, रूल नंबर 8AC करके, और 8AC में क्या दे रखा है वो अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं अपनी बुक पे, और देखिए अपनी बुक में क्या लिखा हुआ है। यहां पे मैंने बहुत ट्राई करके, बहुत ईजी लैंग्वेज में बना के, और बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल क्रिएट करके, और आपके लिए मैंने इस कंसेप्ट को बनाया है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले
गुडविल ऑफ बिजनेस and profession is not eligible for depreciation from previous year 2021 means last year से ये amendment हो गया. If the value of intangible block of asset as on 1st April 2020, 1st April 2020 means last year का opening WDV, last year का opening WDV includes goodwill of business, अगर उसमें goodwill of business include है और profession है on which depreciation was obtained by assessee up to previous year 1920 तक assessee ने उस पर depreciation लिया था, then depreciated value of goodwill shall be reduced from the value of intangible block of asset. For this purpose, depreciated value of goodwill shall be calculated as if the goodwill was the only asset in the relevant block of asset. ये goodwill जो है वो only asset है relevant block of asset में. अब मुझे एक बात बताइए, यहां पे क्वेश्चन ही आता है कि सर अब आप बोल रहे गुडविल पे डेप्रीशिएशन नहीं मिलेगा, तो गुडविल को हमने यहां से हटा दिया, इस ब्लॉक में से हमने हटा दिया, यहां से हटा दिया. सर एक बात बताइए, थोड़े दिन बाद हमने गुडविल को बेच दिया, तो इस गुडविल को जब हम बेचेंगे, आप एक बात बताइए, जब इस गुडविल को मैं सेल करूंगा तो सेल करते टाइम, ये जब गुडविल को मैं सेल करूंगा तो कैपिटल गेन लगेगा. सपोज मैंने 10 लाख में सेल किया, तो गुडविल को जब सेल किया तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो कितना आ जाएगा, 10 लाख आ जाएगा. अब मुझे एक बात बताइए, इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या लूं? तो मैं आपको बोलूं, जो इधर WDV आपने अलग की थी, जो WDV आपने कैलकुलेट कर की थी, वो ही तुम्हारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी. तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या बन जाएगी? अब भैया डेप्रीशिएशन तो मिलने वाला है नहीं, तो जो ये WDV था 332,227, इन फ्यूचर अगर आप इस गुडविल को बेचते हैं तो ये 332,227 है, यही आपकी क्या बन जाएगी, 332,227 है, ये आपकी क्या बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी. सर ये कहां दे रखा है? ये मैंने अगली लाइन में दे रखा है, एज वेल एज द आपको कैपिटल गेन में भी दे रखा था, और वहां मैं आपको छुड़वा के आ गया था, वापस मैं वहां पे आपको लेके जाऊंगा. तो देखिए पहले यहां क्या दे रखा है, यहां दे रखा है इफ गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, इफ गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन on which depreciation claimed till 1920 means assess previous year 1920 तक आपने depreciation लिया था, इस ट्रांसफर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2021 में बेच दिया या उसके बाद बेचा कभी भी, देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ गुडविल फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन शैल बी द एक्चुअल कॉस्ट माइनस डेप्रीशिएशन क्लेम. मींस जो भी तुम्हारी एक्चुअल कॉस्ट है उसमें से आपने कितना डेप्रीशिएशन क्लेम कर चुके हो वो आप लेस कर दीजिए, जो बचेगा वो आपका एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगा. ये मैंने कैपिटल गेन में भी बताया है, और कैपिटल गेन में अगर आपको देखना है तो मैं आपको बता देता हूं कि ऑन द पेज नंबर, मैं आपको सीधा उस पेज पे लेके जाता हूं कि ये मैंने कहां बताया था कैपिटल गेन में. तो आप आ जाइए सीधा पेज नंबर 34 पे, और आपकी बुक में अगर आप पेज नंबर 34 पे आते हैं तो पेज नंबर 34 पे आपको ये मैंने दे रखा है, और पेज नंबर 34 पे आप देखेंगे तो देखिए क्या दे रखा है. देखिए यहां पे मैंने बोला था कैपिटल गेन के साथ PGBP के साथ डिस्कस करेंगे. देखिए क्या लिखा है, in case of goodwill of business या profession in respect of which depreciation under section 32(1) has been obtained by assessee in any previous year up to previous year 1920 means 1920 तक अगर आपने depreciation लिया था, the cost of acquisition of such goodwill would be the amount for the purchase price as reduced by the amount of depreciation up to 1920 obtained by the assessee under section 32(1). जो भाई depreciation था वो लेस कर दीजिए, जो WDV है वो WDV ही अभी क्या बन जाएगी, कॉस्ट बन जाएगी अगर आप इस गुडविल को बेचते हैं तो. चलिए अपन एक काम करते हैं, यहां पे चलते हैं, अब अपन आगे चलते हैं और यहां पे हम चलेंगे वापस पेज नंबर 115 पे, और पेज नंबर हम चलते हैं 115 पे, और देखिए 115 पे क्या दे रखा है, ऑल पीपल पे अटेंशन. अब यहां पे एक रूल दे रखा है, और वो रूल ये बोलता है कि सर लास्ट ईयर का WDV कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि आप गुडविल को हटा रहे हो बाहर, गुडविल को अलग कर रहे हैं, तो इंटेंजिबल असेट के ब्लॉक का WDV कैसे निकालना है. तो देखिए यहां पे एक रूल नंबर 8AC दे रखा है, और रूल नंबर 8AC क्या बोलता है, कंप्यूटेशन ऑफ STCG ऑन गुडविल. गुडविल पे STCG कब हो सकता है वो बताएंगे अभी, और WDV ऑफ इंटेंजिबल असेट ब्लॉक फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 मींस 2021 के लिए ब्लॉक का क्या करेंगे, मींस लास्ट ईयर के ब्लॉक का क्या करेंगे. तो देखिए this rules provides that where the goodwill of business or profession was the only asset or one of the asset in the block of asset. या तो गुडविल जो था वो या तो ओनली असेट था, ब्लॉक में एक ही असेट था, दैट इज गुडविल,
या फिर हो सकता है वो वन ऑफ द असेट था इन द इंटेंजिबल असेट, इंटेंजिबल ब्लॉक में हो सकता है 15 असेट थी, 15 में से एक गुडविल था, for which the assessee obtained the depreciation up to previous year 1920. The WDV of this block for an asset for the previous year 2021, लास्ट ईयर का WDV कैसे डिटरमाइन करना पड़ेगा? तो देखिए लास्ट ईयर का WDV कैसे डिटरमाइन करेंगे? सबसे पहले ले लीजिए ओपनिंग WDV ऑफ इंटेंजिबल ब्लॉक ऑफ असेट एज ऑन 1/4/2021, मींस लास्ट ईयर का ओपनिंग WDV। उसमें आप ऐड करेंगे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट, मींस आपने अगर कोई असेट खरीदी, इंटेंजिबल असेट खरीदी, बट अदर देन गुडविल। देखो गुडविल पे तो लास्ट ईयर से डेप्रिसिएशन मिलेगा ही नहीं, तो लास्ट ईयर अगर कोई और असेट खरीदी है, जैसे लास्ट ईयर पेटेंट खरीदा, कॉपीराइट खरीदा, ट्रेडमार्क खरीदा, वो आप ऐड कर दीजिए उस ब्लॉक में। उसमें से माइनस करिए मनी पेबल, अगर कोई असेट इंटेंजिबल असेट लास्ट ईयर बेची है तो वो लेस कर दीजिए, और उसके बाद आप WDV ऑफ गुडविल को भी लेस करेंगे। बट WDV ऑफ गुडविल को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे आप लेस करेंगे? तो देखिए कैलकुलेटेड ऑन द अजम्पशन दैट द गुडविल इज द ओनली असेट इन द ब्लॉक ऑफ असेट, आप यहां पे लेस कर दीजिए गुडविल को, और जो बचेगा वो आपका WDV फॉर डेप्रिसिएशन रहेगा, उसमें से आप डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड को लेस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा यहां पे क्लोजिंग WDV उस ब्लॉक का। यहां पे कुछ नोट्स दे रखे हैं, और वो नोट्स क्या दे रखे हैं उसको अपन थोड़ी देर के बाद में पढ़ते हैं, उससे पहले हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं, तो एग्जाम्पल से क्लियरिटी आएगी, फिर अपन इन नोट्स को अपन बाद में पढ़ लेंगे। पहले अपन कुछ एग्जाम्पल से क्लियरिटी लाते हैं इस कंसेप्ट की। तो देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, और एग्जाम्पल नंबर 1 बोलता है WDV ऑफ इंटेंजिबल असेट ब्लॉक एज ऑन 1/4/2020, मींस लास्ट ईयर का ओपनिंग WDV एज ऑन 1/4/2020 में लास्ट ईयर का ओपनिंग WDV ब्लॉक का 70 लाख है। अब एक बात समझना, इट इंक्लूड्स द पेटेंट एंड गुडविल, मींस इस ब्लॉक में पेटेंट भी है, गुडविल भी है। अब एक चीज समझना, गुडविल जो परचेज की थी वो 14 Feb 2019 को की थी। तो मुझे एक बात बताइए, 14 Feb 2019 में कैन आई से दैट प्रीवियस ईयर 18-19 में की थी, और वो कितने में की थी? 40 लाख में की थी, और ये 40 लाख का जो गुडविल का वैल्यू रहेगा इस 70 लाख में रहेगा ऑब्वियसली। आपसे पूछा है कि भैया इस साल 1/4/2022 मींस आपका 21-22 का क्लोजिंग, या मैं बोल सकता हूं अगले साल का ओपनिंग WDV निकालिए, एज वेल एज द आपका लास्ट ईयर कितना डेप्रीशिएशन अलाउ होगा और इस करंट ईयर में कितना डेप्रीशिएशन अलाउ होगा, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए बड़ा सिंपल है, पहले मैं लास्ट ईयर चाहता हूं, तो लास्ट ईयर मेरा ओपनिंग WDV कितना था? 70 लाख था। अब एक बात समझना, लास्ट ईयर अगर कोई असेट इंटेंजिबल असेट एक्वायर करेंगे तो वो ऐड करेंगे, अगर सेल करेंगे तो लेस करेंगे, उसमें से लास्ट ईयर से गुडविल पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलता तो मुझे WDV ऑफ गुडविल को लेस करना पड़ेगा। लेकिन यहां क्वेश्चन ये आता है कि WDV ऑफ गुडविल निकालेंगे कैसे? WDV ऑफ गुडविल जो है वो निकालेंगे कैसे? तो आप एक काम करिए ना, ये गुडविल खरीदी कब थी? प्रीवियस ईयर 18-19 में, कितने में? 40 लाख में। तो एक बात बताइए ना, इस 40 लाख में से आप एक काम करिए, एक तो प्रीवियस ईयर 18-19 का डेप्रीशिएशन लेस कर दीजिए, प्रीवियस ईयर 19-20 का डेप्रीशिएशन लेस कर दीजिए, तो 2 साल का डेप्रीशिएशन लेस कर दीजिए, जो भी आता है, जो बचेगा वो WDV ऑफ गुडविल हो जाएगा। बड़ा सिंपल है। अगर मैं ऐसे यहां कैलसी पे भी कैलकुलेट कर सकता हूं कि 40 लाख पे 18-19 का हाफ रेट से होगा 12.5%, हाँ भाई 12.5% आप लेस कर दीजिए, तो ये आपका आ गया कितना? 35 लाख, और माइनस कर दीजिए इसमें से 25% और, तो ये तुम्हारा आ गया 24,25,000। तो 24,25,000 है, ये लास्ट ईयर आपने गुडविल को लेस कर दीजिए, क्योंकि गुडविल पे लास्ट ईयर से डेप्रीशिएशन नहीं मिलेगा। अब लास्ट ईयर डेप्रीशिएशन किस पे मिलेगा? सिर्फ 4375 पे मिलेगा। बड़ा ही लॉजिकल है, 4375 पे मिलेगा, और 4375 जो है 4375 है, इस पे आपको 25% से डेप्रीशिएशन मिल गया, दैट इज 10,93,750। तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग WDV आ गया, दैट इज 32,81,250। या मैं ऐसा बोल दूं, प्रीवियस ईयर 21-22 का ये ओपनिंग WDV आ गया, प्रीवियस ईयर 21-22 का ये ओपनिंग WDV आ गया। अब एक बात बताइए, इस साल डेप्रीशिएशन किस पे मिलेगा? इसी पे मिलेगा, तो इस पे मैं 25% डेप्रीशिएशन लेस कर देता हूं, तो इसका 25% डेप्रीशिएशन है वो 820,313। तो इस साल का क्लोजिंग WDV या अगले साल का ओपनिंग WDV आया वो 2460,937 आ गया। अब आप बोलोगे सर गुडविल पे आपने ये कैसे WDV निकाला था? मैंने अभी तो बताया कि भैया मैंने 18-19 में खरीदा था गुडविल, यहां डेट दे रखी है 18-19 की, तो 18-19 में 40 लाख पे खरीदा था, इस 40 लाख में से 18-19, 19-20 2 साल का डेप्रीशिएशन लेस करके मेरा 1 अप्रैल 2020 को जो वैल्यू आती है वो मैंने लास्ट ईयर 20-21 के ब्लॉक से हटा दिया था। ये मैंने यहां कैलकुलेशन भी इसका दे रखा है कि ये
25 कैसे आया, इसकी मैंने यहां पे कैलकुलेशन दे रखी है, आप इसको एक बार ओवरव्यू कर सकते हैं। और अगर एग्जांपल नंबर 1 में कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए। एग्जाम्पल इसमें कुछ डाउट है तो मुझे बता दीजिए। कोई डाउट नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 1 में कोई डाउट है तो बता दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1 में कोई डाउट नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 1 में कोई डाउट है? एग्जाम्पल नंबर 1 में कोई डाउट है क्या? बोलिए। नो डाउट? नो डाउट है तो बोलिए नो डाउट। डन सर, कोई डाउट नहीं है शोभिता एग्जाम्पल नंबर 1 में। अब एक बात बताइए, यहां पे रूल नंबर जो आपका 1 है, सॉरी रूल नंबर जो आपका 8AC है, वो 8AC एक इंटरेस्टिंग सी चीज बोलता है। और वो 8AC क्या इंटरेस्टिंग सी चीज बोलता है समझने की कोशिश करना। हाँ, 8AC जो है, 8AC क्या बोलता है कि लास्ट ईयर का आपका WDV कैसे लेना है। लास्ट ईयर का WDV आपको कैसे लेना है पहले तो वो बताता है। तो लास्ट ईयर का आपका ओपनिंग WDV ये था, इसमें लास्ट ईयर अगर कुछ परचेज किया गुडविल को छोड़ के वो ऐड करिए, लास्ट ईयर कुछ सेल किया वो लेस करिए, और गुडविल का WDV लेस कर दीजिए। जो बचेगा वो आपका WDV फॉर डेप्रीशिएशन होगा और इस पे डेप्रीशिएशन मिलेगा। लेकिन सर अगर ऐसा हो गया कि ये WDV ऑफ गुडविल जो है ये इसकी WDV ज्यादा हो गई, किससे? ये इस साल की ओपनिंग WDV परचेज माइनस सेल में जो बचेगा, जो लास्ट में बचेगा, उससे अगर WDV ज्यादा हो गई तो क्या होगा? WDV ज्यादा हो गई मींस ब्लॉक में आपके पास एक से ज्यादा असेट है, मींस पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, हो सकती है बहुत सारी असेट है, उसमें से गुडविल को आप अलग कर रहे हैं। और गुडविल को जो अलग कर रहे हैं, ये WDV ऑफ गुडविल जो आई, अगर ये WDV ऑफ गुडविल जो है ये अगर ज्यादा हो गई इन वैल्यू से, तो उस केस में क्या होगा पता है? इन्होंने बोला आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। अगर ऐसा हुआ कि ये WDV ऑफ गुडविल जो है ये अगर ज्यादा हो गया, और वो ज्यादा किससे है? इस ओपनिंग और परचेज से ज्यादा हो गया, तो उस केस में क्या होगा? इस साल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। बट आपका पहला डाउट तो यह आ सकता है कि सर ऐसा हो सकता है क्या? जैसे इसी एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, इसी एग्जांपल की एक बात बताओ, ये कहना क्या चाहते हैं पता है? कि भाई ये इंटेंजिबल का जो 70 लाख है, इसमें ये गुडविल का जो WDV है वो 70 से ज्यादा हो जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं? मुझे पहले आप कोई बता सकता है ऐसा पॉसिबल है या नहीं? क्या ऐसा हो सकता है कि ये 70 में गुडविल भी है, पेटेंट भी है, कॉपीराइट भी है, ट्रेडमार्क भी है, फ्रेंचाइजी भी है, बहुत सारी असेट है, और उनमें गुडविल भी है, और वो गुडविल का WDV निकालोगे, वो WDV जो है वो इस 70 से ज्यादा हो जाए? इज इट पॉसिबल और नॉट? पहले मुझे ये बताइए, क्या ये पॉसिबल हो सकता है या नहीं? क्या ये पॉसिबल हो सकता है या नहीं? क्या ये पॉसिबल हो सकता है या नहीं? रेशल, पारस एंड धेनु एंड दीक्षा सबने बोला पॉसिबल है। यस पॉसिबल है। आप समझिए कि हो सकता है ना कि किसी पिछले सालों में कोई पेटेंट है या कॉपीराइट वगैरह है वो हायर वैल्यू पे बेच दिया हो, बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा हाई वैल्यू पे बेचा होगा कोई अदर इंटेंजिबल असेट। तो भैया जब हायर वैल्यू पे बेचा होगा तो ऑब्वियसली तुम्हारा अब WDV तो कम हो सकता है, और जब आप गुडविल को अलग करके उसका WDV निकालोगे तो वो ज्यादा आ सकता है। आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं, वेरी गुड।
भाई जब आपने WDV ब्लॉक की है 1 अप्रैल 2020 की, उस WDV में जो असेट्स है उसमें से कोई असेट पहले ऐसी थी जो बेच दी थी और वो बहुत हाई वैल्यू पे बेची थी, तो हाई वैल्यू पे बेची होती तो आपका लेस ज्यादा हुआ होगा, WDV कम होगी। अब उसमें से कुछ गुडविल अगर बची है उसको अगर आप अलग करेंगे तो उसपे तो अलग से आप डेप्रीशिएशन निकालेंगे, और जब आप अलग से डेप्रीशिएशन निकालेंगे तो हो सकता है वो वैल्यू ज्यादा आ जाए। तो वो वैल्यू अगर ज्यादा आ जाती है तो उस केस में जितनी ज्यादा है वो तुम्हारी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। ऐसा यहां पे ये नोट नंबर 1 बोलेगा, ऐसा यहां पे नोट नंबर 1 बोलेगा। नोट नंबर 1 क्या बोलता है, देखिए अब अपन नोट नंबर 1 पढ़ रहे हैं, ऑन द पेज नंबर 116 पे दे रखा है। और देखिए ये नोट नंबर 1 क्या बोलता है। नोट नंबर 1 ये बोलता है कि भैया यहां पे जो ये WDV ऑफ गुडविल को ये बोल रहे हैं ब्लॉक में से लेस कर दीजिए, लास्ट ईयर के ब्लॉक में से, और उसके बाद जो बचता है उस पे लास्ट ईयर का डेप्रीशिएशन लीजिए, क्योंकि लास्ट ईयर से डेप्रीशिएशन नहीं मिलेगा गुडविल पे। तो इन्होंने बोला एक काम करिए, यहां नोट नंबर 1 पढ़िए, इफ द WDV ऑफ गुडविल मोर देन द एग्रीगेट ऑफ ओपनिंग WDV, अगर जो तुम्हारा ओपनिंग WDV एंड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर मान लो ओपनिंग WDV और इस साल जो असेट एक्वायर की उससे ज्यादा है, सच एक्सेस शैल बी डीम्ड टू बी द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जो एक्सेस होगा ना वो एक्सेस तुम्हारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, ऐसा आपका नोट नंबर 1 बोलता है। एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। आ जाइए एग्जांपल नंबर 2 पे, आ जाइए एग्जांपल नंबर 2 पे। एग्जांपल नंबर 2 देखिए, सपोज इन एग्जांपल नंबर 1 द WDV ऑफ इंटेंजिबल असेट ब्लॉक एज ऑन 1/4/2020 इंक्लूड्स पेटेंट एंड गुडविल। 2 असेट थी, पेटेंट थी, गुडविल वगैरह थे, वो 20 लाख है इंस्टेंट ऑफ 70 लाख। तो क्या होगा, तो एक बात बताइए, पहली चीज तो आप ओपनिंग WDV 20 लाख, इस साल और कोई इंटेंजिबल असेट खरीदी नहीं है, अब आप लेस करेंगे गुडविल का WDV। अब एक बात बताइए मुझे, जब गुडविल का WDV आप सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये किया था ना, यहां पे देखिए ये किया था कि आप 40 लाख पे पहले 5 लाख डेप्रीशिएशन लिया, फिर आपने 875 तो 2625 आया। अब एक बात बताइए, यहां पे आपका गुडविल का WDV जब आप लेस करेंगे, गुडविल का WDV जब आप लेस करेंगे तो यहां पे आप 20 लेस कर सकते हैं, क्योंकि ब्लॉक कैन बी निल बट नेवर बी नेगेटिव। ये मैंने सिखाया था, ब्लॉक कैन बी निल बट नेवर बी नेगेटिव। तो यहां पे आपका हियर इन दिस केस सिंस WDV ऑफ गुडविल इज मोर देन ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक, सो एक्सेस 6,25,000 शैल बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फॉर प्रीवियस ईयर 2021। ये लास्ट ईयर का ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा, ये लास्ट ईयर का ही आपका क्या बन जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये लास्ट ईयर का ही बन जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, यहां पे एक और इंटरेस्टिंग सी चीज ये बोलता है, यही वाला रूल, दैट इज द रूल नंबर आपका रूल नंबर 8AC करके। और ये रूल ये बोलता है कि अगर मान लो ब्लॉक में, हाँ या बोल रहे हो कि ये सर एब्स्टर्ड नहीं है कि अभी जो है हमको कुछ कंसिडरेशन तो मिल नहीं रहा है बट तो भी वो कैपिटल गेन लगवा रहे हैं? आंसर इज यस, ये है ऐसा, बट ऐसा ही रूल बोलता है, ऐसा ही आपका रूल जो है वो आपका ऐसा ही बोलता है कि भैया ये कैपिटल गेन लगेगा, यहां पे कैपिटल गेन लगेगा। अब एक चीज समझना, एक और इंटरेस्टिंग पार्ट, और वो इंटरेस्टिंग पार्ट ये बोलता है कि ब्लॉक में अगर मान लो सिर्फ आपकी गुडविल ही थी और कोई इंटेंजिबल असेट नहीं थी, जो ब्लॉक थी इंटेंजिबल असेट की ब्लॉक में सिर्फ गुडविल है और कोई असेट है ही नहीं, सिर्फ गुडविल है और कोई असेट है ही नहीं, तो उस केस में ना तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा ना शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा, कुछ भी नहीं होगा। मींस आप WDV को अलग कर दीजिए और वो ब्लॉक वहीं पे खत्म हो जाएगा, ना तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा और ना ही आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा। तो देखिए, अगर उस ब्लॉक में अदर असेट भी है, मींस इंटेंजिबल के ब्लॉक में अदर असेट भी है, तो जब अदर असेट है तो उस केस में क्या होगा, अगर अदर असेट है तो उस केस में क्या होगा कि भैया अगर मान लो गुडविल का WDV ज्यादा है ओपनिंग WDV प्लस इस साल जो इंटेंजिबल परचेज किया उससे, तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। और अगर मान लो कम है तो दिक्कत ही नहीं है, आप डेप्रीशिएशन लेते जाएंगे। बट मान लो उस ब्लॉक में सिर्फ गुडविल ही था और कोई था ही नहीं,
ओनली गुडविल था उस ब्लॉक में और कोई इंटेंजिबल असेट नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, ना तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और ना आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। वो ब्लॉक तुम्हारा सीज टू एग्जिस्ट हो जाएगा। आप WDV लेस कर दीजिए, उस पे के बाद ना तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा ना शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा, आपका वहां पे जो ब्लॉक है वो सीज टू एग्जिस्ट हो जाएगा। ऐसा आपको नोट नंबर 2 सिखाएगा। नोट नंबर 2 क्या बोलता है, देखिए अब समझिए। If goodwill of business or profession was the only asset in the block of assets, सिर्फ only asset क्या थी, goodwill of business और profession, for which assessee has obtained depreciation in previous year 1920, and the block of assets ceased to exist on account of there being no further asset acquired during the previous year 2021, लास्ट ईयर इसमें कोई भी asset और acquire नहीं की, intangible asset और सिर्फ goodwill थी। तो उस केस में इन दैट ब्लॉक there will not be any capital gain or loss on account of block of asset having ceased to exist। यहां पे ना तो आपका कोई कैपिटल गेन होगा और ना ही आपका कोई भी कैपिटल लॉस होगा। In this case, there is no short-term capital gain as well as there is no short-term capital loss। तो यहां पे आपका एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है मैंने एग्जाम्पल नंबर 3 में। एग्जाम्पल नंबर 3 में ये लिखा हुआ है कि सपोज इन एग्जाम्पल नंबर 1 गुडविल वॉज द ओनली असेट इन इंटेंजिबल ब्लॉक एज ऑन 1/4/2020, सिर्फ गुडविल ओनली असेट थी। तो उस केस में as the block of assets ceased to exist as there being no further asset acquired in previous year 2021, the remaining value of 43,75,000 has no tax treatment in income tax। भैया जो 4375 जो बचा था आपका कौन से वाले एग्जाम्पल नंबर 1 में, तो एग्जाम्पल नंबर 1 में यहां पे जो WDV आता था उस पे डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए था, बट अब आपका कुछ भी नहीं होगा, नथिंग विल हैपन, देयर इज नो टैक्स ट्रीटमेंट इन इनकम टैक्स, डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड as block cease to exist as well as capital gain shall also not applicable as per rule number 8AC, और रूल नंबर 8AC के हिसाब से यहां कैपिटल गेन भी नहीं लगेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब आप एग्जांपल नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर 5 है और एग्जाम्पल नंबर 6 है, ये आप खुद ट्राई करेंगे। एक बार आप एग्जाम्पल को देखिए, कैलकुलेटर लीजिए और कैलकुलेटर से आप ट्राई करके देखिए। देखिए आपको दो चीजें इस रूल के हिसाब से याद रखनी है। पहली चीज तो अगर उस इंटेंजिबल के ब्लॉक में और कोई असेट है और वो असेट है और अगर WDV ऑफ गुडविल ज्यादा हो जाती है ओपनिंग WDV और उस साल के परचेज से, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। बट अगर कोई असेट नहीं है तो ना तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा ना शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा, कुछ भी नहीं होगा। ऐसा रूल नंबर 8AC में बोला हुआ है। आप एक काम करिए, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5 एंड एग्जाम्पल नंबर 6 है, मैं आपको 7-8 मिनट का टाइम देता हूं। इन 7-8 मिनट में आप ढंग से रीड करके और उसका प्रेजेंटेशन वगैरह आप देखिएगा।
यस पीपल, डन। देखिए इसमें पीरियड ऑफ होल्डिंग के बारे में कुछ बोला हुआ नहीं है। यहां पे तो फिर आप पीरियड ऑफ, हेलो 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 हेलो, यस पीपल, आप यहां पे बोल रहे हैं ना, देखो अगर वो असेट आपकी क्या बोलते हैं असेट, इसके ऊपर कहीं क्लैरिटी नहीं है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बेटा कहीं पे क्लैरिटी नहीं है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कहीं पे क्लैरिटी नहीं है, तो मैंने तो फिर यहां पे इंडेक्सेशन लिया है, क्योंकि मैं तो फिर यहां गुडविल का पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लूंगा, वो वहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है कब, जब वो आप उसको ब्लॉक से बाहर निकाल रहे हो तब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है। अब वो फिर ब्लॉक से बाहर निकल गई है और उसकी कॉस्ट के लिए उन्होंने बोला हुआ है कॉस्ट आपको ये लेनी है और कॉस्ट आपको ये लेनी है, और यहां पे ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेना है, इंडेक्सेशन कहां से लेना है, यहां पे कहीं पे नहीं दे रखा, तो फिर मैंने जहां खरीदा था वहीं से पीरियड ऑफ होल्डिंग ले लूंगा एज वेल एज द इंडेक्सेशन ले लूंगा। इस पार्ट पे अभी तक कहीं पे कोई क्लैरिटी नहीं है, ये मैंने मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से किया है, ये जितना मैंने ऑब्जर्व किया चीजों को और जितनी चीजें मैंने देखी उसके हिसाब से किया। इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर कुछ भी नहीं दिया है, इंस्टीट्यूट ने ना तो इस पर्टिकुलर चीज पे कोई क्वेश्चन दिया है ना कुछ भी नहीं दिया है, तो जो मेरे को लगता था मेरे हिसाब से जो मैंने बेस्ट रहता था वो कर दिया एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अपन आगे चलते हैं और आगे सीधा एक अमेंडमेंट है इन द सेक्शन 35 में आ जाइए। सेक्शन 35 जो कि साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड आपकी सेक्शन होती है, और आपको पता है सेक्शन 35 में बहुत सारे सब सेक्शन क्लॉजेज होते हैं, उसमें एक क्लॉज होता है सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 का क्लॉज नंबर 2, क्लॉज नंबर 2A एंड क्लॉज नंबर 3। अब एक बात समझना, ये क्लॉज नंबर 2, क्लॉज नंबर 2A एंड क्लॉज नंबर 3 क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब किसी भी आप साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को, इंस्टीट्यूट को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को आप कोई डोनेशन देते हो, या तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपको 100% डिडक्शन मिलता है, इस टेबल में बता रखा है, या फिर अगर आप सोशल स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए देते हो तो भी आपको 100% डिडक्शन मिलता है, और लास्ट में दे रखा है किसी इंडियन कंपनी को देते हो जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एंगेज्ड है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, आपको 100% डिडक्शन मिलता है। तो यहां पे 100% डिडक्शन है और यहां पे आप देखोगे 100% डिडक्शन है, इससे रिलेटेड एक अमेंडमेंट है। और ये अमेंडमेंट क्या है पता है, ये बहुत ही सुंदर अमेंडमेंट है, अच्छा अमेंडमेंट है, एंड व्हाई दिस अमेंडमेंट इज आई विल एक्सप्लेन यू। बेसिकली होता क्या है, बहुत बार अगर आप डोनेशन देते हो लेकिन क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं हो पाता कि सच में आपने डोनेशन दिया है या नहीं दिया, तो इसके लिए इन्होंने इस बार से क्या किया, 1 अप्रैल 2021 से एक अमेंडमेंट किया, और ये अमेंडमेंट ये बोलता है कि जो इंस्टीट्यूशन को या इंडियन कंपनी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आपने डोनेशन दिया है, वो आपकी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फाइल करेगी, और आपकी डिटेल है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फाइल करेंगे इन द फॉर्म नंबर 10BD करके, 10BD करके एक फॉर्म है, उस फॉर्म में आपकी डिटेल फाइल करेंगे, एज वेल एज आपको डोनर को एक सर्टिफिकेट देंगे डोनेशन का, क्या आपने डोनेशन दिया है उसका सर्टिफिकेट आएगा, और ये दोनों चीजें होनी चाहिए टिल 31 मई ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो मैंने क्या बोला, अगर साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को आपने कोई डोनेशन दिया, तो डोनेशन दिया तो उस केस में आपको डिडक्शन तभी मिलेगा जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये कि वो इंस्टीट्यूशन ने क्या किया है पता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक फॉर्म फाइल किया है 10BD करके, और उसमें आपकी डिटेल रहेगी कि आपने डोनेशन दिया था, एज वेल एज द आपको डोनर को एक सर्टिफिकेट भी दिया है कि हाँ आपने डोनेशन दिया है। ये दोनों चीजें, दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो जाती है तो उसी केस में आपको डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 35(1)(a) करके सेक्शन, और ये सेक्शन बोलती है पेयर शैल बी एंटाइटल्ड टू डिडक्शन अंडर सेक्शन 35(1)(2) or 2A or 3 only if the doning institutes prepare a statement in the form number 10BD and submit it to the PDGIT system up to 31st May of the next financial year, and the doning institution furnish a certificate to the donor in the form number 10BE करके,
10BE करके आपको एक सर्टिफिकेट का फॉर्म है, उसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा अप टू 31 मई ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। और मैं बता दूं ये सेम अमेंडमेंट आपके 80G में भी किया है। जब अपन डिडक्शन टॉपिक से रिलेटेड अमेंडमेंट देखेंगे तो 80G में भी ये अमेंडमेंट किया है, जिसकी वजह से क्या होता है कि भैया यहां सीधा क्रॉस वेरिफिकेशन हो पाएगा। इसका मतलब क्या होगा ना, अगले साल जब आप रिटर्न फाइल करेंगे ना प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए, तो आपके डोनेशन का डिटेल प्रीफिल्ड रहेगा। प्रीफिल्ड रहेगा मींस पहले से वो एनुअल इन्फॉर्मेशन जो रिटर्न रहता है उसमें ऑलरेडी रहेगा, और सीधा ही आपको जो है वो डिडक्शन मिल जाएगा। आपको पुट करने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्टली वो अपने आप पुट हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, उसके बाद आपका अमेंडमेंट है एक सेक्शन 36 में सीधा। और अगर अपन सेक्शन 36 में जाके देखते हैं तो 36 वाली सेक्शन है जिसमें सर्टेन डिडक्शन मिलते हैं, कुछ एक्सपेंडिचर आप करते हो तो सर्टेन डिडक्शन मिलते हैं। उसमें एक अमेंडमेंट ये इन्होंने किया इस बार। ये अमेंडमेंट क्या है? क्लेरिफिकेशन है बेसिकली। आपको पता है मैंने आपको यह बताया था कि कभी भी जब भी आप एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो रहता है ना, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय के लिए किस में डालते हैं तो डिडक्शन मिलता है। आपको याद है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में डाला, या अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड में डाला, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में डाला, या एनी अदर फंड एज पर द लॉ डाला तो डिडक्शन मिल जाता है। अदरवाइज अगर वहां पे अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अनअप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, अनअप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड या एनी अदर फंड में डाला तो डिडक्शन नहीं मिलता। लेकिन इनमें डिडक्शन मिलता है, लेकिन इसमें कंडीशन होती है, एक सेक्शन 43B टांग अड़ाती है। और 43B क्या बोलती थी? रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले एक्चुअल वो जमा कराना पड़ेगा, तभी डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन एक बात समझना, यहां पे एक और सेक्शन हुआ करती है, दैट इज द एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन। जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है ना, वो एम्प्लॉयर क्या करता है? अपनी जेब में डाल के रखता है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, जैसे एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन या तो पीएफ का या ईएसआई का वगैरह एम्प्लॉयर काटता है, एंड एम्प्लॉयर डिडक्ट द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एंड अपने पास रिटेन करके रखता है और बोलता है कि मैं पीएफ में या ईएसआई में जमा करा दूंगा। अब एक बात समझना, ये कब तक डिपॉजिट करवाना पड़ेगा? अप टू द ड्यू डेट ऑफ दैट फंड। यहां पे ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग नहीं है, यहां 43B टांग नहीं अड़ाती है। इस सेक्शन में क्लियरली ये लिखा हुआ है कि अप टू द ड्यू डेट ऑफ दैट फंड, वो फंड की ड्यू डेट तक जमा कराना पड़ेगा। जो फंड की ड्यू डेट है ना, वो फंड की ड्यू डेट तक ये जमा कराना पड़ेगा, तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये इन्होंने क्लेरिफाई किया कि पहली चीज तो पीएफ की ड्यू डेट क्या होती है? नेक्स्ट मंथ की 15 है, तो नेक्स्ट मंथ की 15 तक आप डिपॉजिट करा दीजिए। अगर आप नहीं कराते हैं तो ये एम्प्लॉयर की इनकम बन जाएगी। तो यहां पे ड्यू डेट ऑफ दैट फंड है, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग नहीं है। पहले क्या था ना, कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट था एक दिल्ली हाईकोर्ट का, AIML करके जो था उसके केस में, और उसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बोला था कि कोई बात नहीं, आप ड्यू डेट ऑफ दैट फंड तक नहीं जमा कराया, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग कराया तो भी चलेगा। बट इन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, आपको ड्यू डेट ऑफ दैट फंड तक ही जमा कराना पड़ेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। सो दिस इज वन अमेंडमेंट इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में एक अमेंडमेंट सिर्फ आपका 44AB जो टैक्स ऑडिट वाली सेक्शन है उसमें हुआ है। और अगर आप टैक्स ऑडिट वाली सेक्शन देखते हैं 44AB करके, और 44AB में एक बात बताइए, बिजनेस के केस में आपको ऑडिट कब करानी पड़ती है? व्हेन योर टर्नओवर इज मोर देन 1 करोड़, आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो बिजनेस के केस में ऑडिट करानी पड़ती है। लेकिन ये 1 करोड़ की लिमिट है, ये 10 करोड़ हो जाएगी अगर आपकी टोटल रिसिट में कैश की रिसिट अप टू 5% है, एंड टोटल पेमेंट में कैश का पेमेंट है वो अप टू 5% है। मींस रिसिट में अप टू 5% कैश रिसिट होनी चाहिए और पेमेंट में अप टू 5% कैश का पेमेंट होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन है, ये दोनों कम्युलेटिव कंडीशन है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तो यहां पे आपको टैक्स ऑडिट है वो 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है तो ही करानी है। 10 करोड़ तक है तो कराने की जरूरत नहीं है। लास्ट ईयर तक यहां पे 5 करोड़ हुआ करता था, नाउ दे मेड द अमेंडमेंट और यहां 5 करोड़ की जगह 10 करोड़ हो गया है। दिस इज वन मोर अमेंडमेंट इन द आपके पीजीबीपी में ये एक अमेंडमेंट और है। अच्छा, एक और अमेंडमेंट ये है कि अगर आप 44 ADA सेक्शन देखते हैं, ADA प्रोफेशनल्स के लिए, प्रोफेशनल का पीजीबीपी का इनकम कितना लिया जाता है? पीजीबीपी का इनकम ग्रॉस रिसिट का 50%। लेकिन ये सेक्शन किसके लिए एप्लीकेबल है? ये सेक्शन एप्लीकेबल थी पहले रेजिडेंट असेसी लिखा हुआ था, बट रेजिडेंट असेसी में कौन आएगा? पहले डिस्प्यूट था कि रेजिडेंट असेसी में क्या LLP आएगा या नहीं आएगा। तो इस बार इन्होंने क्या किया, क्लेरिफाई कर दिया और इन्होंने बोला कि ये जो सेक्शन 44 ADA है, दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली टू रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड रेजिडेंट फर्म एक्सक्लूडिंग द LLP पे ये सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मींस ये प्रिजम्पटिव सेक्शन का बेनिफिट है वो ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए एंड रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म के लिए मिलेगा। LLP के लिए इसका बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो ये 44 ADA में अमेंडमेंट है।
बस उसके बाद प्रिजम्पटिव बेसिस टैक्सेशन चालू हो जाता है और कोई भी आपके पीजीबीपी में अमेंडमेंट नहीं है। पीजीबीपी के बाद आपके क्या बोलते हैं आईसीडीएस में कोई भी अमेंडमेंट नहीं है, बट आईसीडीएस को इस बार मैंने थोड़ा क्या बोलते हैं बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। आप अगर बुक में देखेंगे आईसीडीएस टॉपिक को तो मैंने थोड़ा एग्जॉस्ट भी किया है कि कहीं ना कहीं पे आईसीआई कुछ इधर से आड़ा टेढ़ा ना पूछ ले, इसके लिए मैंने थोड़ा इस टॉपिक को एग्जॉस्ट किया है। थोड़ी सी चीजें हैं वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड की है, तो आप इस टॉपिक को यहाँ से देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। कोई अमेंडमेंट नहीं है इस टॉपिक में, ठीक है। चलिए अमलगमेशन डीमर्जर की अगर मैं बात करूं तो अमलगमेशन डीमर्जर में भी कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। अमलगमेशन डीमर्जर टॉपिक उसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। ये बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन वाले में कोई भी अमेंडमेंट नहीं है, डिविडेंड में भी नहीं है। तो अगर मैं डिविडेंड की बात करूं तो डिविडेंड वाले टॉपिक में आपके कोई भी अमेंडमेंट नहीं है, लेकिन एक छोटा सा अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट नहीं है मतलब क्लेरिफिकेशन है, जो आईसीआई ने भी दे रखा है इसलिए मैंने भी दे रखा है, ध्यान रखना। ये क्या है एक बात बताइए, यहाँ पे दे रखा है ऑन द पेज नंबर, मैंने पेज नंबर यहाँ पे बीबीज नोट करके आ जाइए सब लोग पेज नंबर 195 पे, क्योंकि आईसीआई ने भी अपने मटेरियल में ये क्लेरिफिकेशन दिया है तो मैंने भी दिया है। तो चलिए, बट पहले मैंने दिया था, तो चलिए अब अपन चलते हैं। यहाँ पे एक बीबीज नोट दे रखा है, ये नोट क्या बोलता है कि आपका डिविडेंड कौन से हेड में टैक्सेबल होता है। तो मैं बताऊं डिविडेंड आपके लिए टैक्सेबल होता है आईएफओएस में। देखो क्योंकि अगर आप सेक्शन 56 को जाके पढ़ते हो ना तो सेक्शन 56 में ये लिखा हुआ है डिविडेंड इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपका अगर शेयर है वो स्टॉक इन ट्रेड है तो भी क्या डिविडेंड है वो आपके आईएफओएस में ही टैक्सेबल होगा या पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। अगर शेयर है वो शेयर्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड है तो डिविडेंड पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा या आईएफओएस में। आज तक जो है वो आईसीआई ने यही दे रखा था कि आईएफओएस में टैक्सेबल होगा, इवन शेयर्स आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड देन आल्सो डिविडेंड इज टैक्सेबल अंडर आईएफओएस। लेकिन गाइस यहां प्रॉब्लम क्या है ना कि एक तो बहुत पुराना एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और वो जजमेंट ये बोलता है कि नहीं स्टॉक इन ट्रेड है तो उस केस में डिविडेंड है वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो सकता है करके, ठीक है होता है ऐसा, बहुत पुराना 1978 के आसपास का ऐसा कोई जजमेंट है। उसके साथ साथ में अगर आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाओगे तो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे एक ट्यूटोरियल्स दे रखा है, ट्यूटोरियल दे रखा है डिविडेंड को लेके, और उस ट्यूटोरियल्स में क्लियरली लिखा हुआ है कि डिविडेंड है अगर शेयर्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड है तो डिविडेंड इज टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी और बिजनेस में टैक्सेबल होगा। और गाइस अगर बिजनेस में जब डिविडेंड टैक्सेबल होगा ना तो जो तुम्हारा एक्सपेंडिचर में जो सिर्फ इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता था फिर तो वो सेक्शन भी नहीं लगेगी, क्योंकि वो तो सेक्शन 57 में दे रखा है और 57 आईएफओएस की इनकम से रिलेटेड है। तो मैं ये बोलूं कि अगर जो तुम्हारे शेयर है वो स्टॉक इन ट्रेड है तो डिविडेंड विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी और वहां पे जितने भी खर्चे हैं वो अलग हो जाएंगे, ऐसा आप इंटरप्रेट कर सकते हो। तो यहां पे देखिए मैंने नोट क्या दे रखा है, normally dividend taxable under IFOS even share are held as stock in trade as per section 56 because as per section 56 specifically included dividend income under the head, under this head means IFOS, but as per the tax tutorials provided by department on www.incometaxindia.gov.in in mention that dividend shall be taxable under the head PGBP, ये PGBP में taxable होगा if shares are held as a stock in trade, and if we follow this tutorials then dividend on shares held as a stock in trade shall be taxable under the head PGBP and ceiling limit of expenditure of 20% given in section 57 shall also not apply. And this view seems correct as in line with the Supreme Court judgment in case of the Western State Trading Company Private Limited, बहुत पुराना एक केस लॉ है, and as Supreme Court held that for the purpose of set up and carry forward of business loss, dividend income shall be treated as the PGBP and brought forward business loss can be set up against the current year dividend। ये ऐसा एक जजमेंट था, उस जजमेंट में ये बोला था कि अगर मान लो करंट ईयर में आपका डिविडेंड का इनकम है और पुराना बिजनेस का लॉसेज है और वो डिविडेंड जो मिल रहा है वो आपके ऐसे शेयर से मिल रहा है जो स्टॉक इन ट्रेड हेल्ड करते हैं, तो क्या उसके सामने सेट ऑफ कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में बोला था कर सकते हैं। इसके लिए मैं बताऊं ये वाला जो व्यू जो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे दे रखा है, तो यहां पे जो व्यू इनकम टैक्स की वेबसाइट पे दे रखा है वो मोर अप्रोप्रिएट लगता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर डिविडेंड मिलता है फ्रॉम द शेयर्स और शेयर्स स्टॉक इन ट्रेड है तो वो डिविडेंड को आप पीजीबीपी में टैक्सेबल कर दीजिए, आईएफओएस में टैक्सेबल करने की जरूरत नहीं है करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में अगर मैं बात करूं अगले टॉपिक की, दैट इज द टैक्सेशन इन केस ऑफ द लिक्विडेशन। लिक्विडेशन वाले टॉपिक में कोई भी अमेंडमेंट नहीं है, एज वेल एज द बायबैक में भी कोई भी अमेंडमेंट नहीं है।